हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। आज के इस वीडियो में हम अपनी कंटिन्यू करेंगे आईपीसी और बीएनएस को साइमल्टेनियसली पढ़ने की सीरीज को एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 और डेफिनेशंस ऑफ आईपीसी एंड बीएनएसएस बीएनएस। ओके, सो जो हमारा चैप्टर 2 है आईपीसी का, इट डील्स विद जनरल एक्सप्लेनेशंस। वो हटा के हमारा अब सेक्शन 2 डाल दिया गया है, जहां पर उन्हें हम डेफिनेशंस का एक पर्टिकुलर सेक्शन बना चुके हैं, विच इज अ गुड थिंग। यू नो, पहले हमें n नंबर ऑफ सेक्शंस याद करने पड़ते थे, ऑल्दो अभी भी हमें करने पड़ेंगे, बट सब सेक्शंस याद करने पड़ेंगे एंड इट विल बी इजियर। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज अब ये अल्फाबेटिक वाइज हो गए हैं। ऐसे नहीं था पहले, पहले ये मिक्स्ड थे, ठीक है। ऐसा नहीं था कि एक अल्फाबेट से शुरू हुए जैसे कि नॉर्मल एक्ट्स में होता है ABCDE, नहीं, वैसे नहीं था, बहुत मिक्स था, विच यूज टू कॉज कंफ्यूजन। एंड हमारा BNS जो है, इट हैज डन अ गुड थिंग कि उनको एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगा दिया गया है एंड इट इज इजियर फॉर अस टू रिमेम्बर ऑल द डेफिनेशंस। ओके, so the first definition which is given under BNS is section हमारा जो definition है, it says that in this संहिता unless the context otherwise requires, उसके बाद हम अपनी definition start करते थे, ठीक है। so जो हमारी first definition है वो है to clause 1 which talks about act. okay, so act denotes as well as series of acts as a single act. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई भी एक एक्ट के बारे में, यानी कि कोई भी एक कोई भी एक ऐसा काम जो कि आप करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट, यानी कि हम जब इस संहिता में बात करते हैं तो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एक्ट, वन एक्शन, ठीक है। It is talking about series of actions which are taking place and in some sections ये जो सारी सीरीज हैं हम उनको कॉमन एक एक्ट मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए किसी को किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो वहां पर आप हर्ट का सेक्शन लगाएंगे, ठीक है, कि इसको हर्ट हुई है। मान लीजिए किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को 10 थप्पड़ मारे, 20 थप्पड़ मारे, ठीक है, वो भी हर्ट होगा, वो भी हर्ट की कैटेगरी में आएगा। उसको हम अलग से 20 थप्पड़ मारे हैं नहीं कर सकते ना, डिफरेंट अदर एक्ट्स नहीं बोल सकते ना, उसको बार बार पनिश नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसने एक मोशन में 20 थप्पड़ मारे। ऐसा नहीं था कि एक थप्पड़ बहुत पहले मारा था फिर एक थप्पड़ किसी और को मारा है, वो अलग एक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन एक मोशन में अगर एक पर्टिकुलर सीरीज ऑफ एक्ट्स हुए हैं तो हम उनको एक ही एक्ट मानेंगे, ठीक है। चाहे आपने एक थप्पड़ लगाया हो चाहे आपने 20 थप्पड़ लगाया हो, वो सब एक एक्ट के अंडर ही आएगा। फाइन। अब जो हमारा सेक्शन 33 है, इट यूज टू टॉक अबाउट आईपीसी का, इट यूज टू टॉक अबाउट एक्ट एंड ओमिशन एक साथ। लेकिन हमारा जो BNS है उसमें हमने ओमिशन को एक अलग सबसेक्शन दिया है, विच इज सबसेक्शन 25 ऑफ सेक्शन 2। ओके, so now moving on to our next definition which is animal, ठीक है। एनिमल है हमारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। सेम डेफिनेशन जो है हमारे सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी में गिवन थी, कोई चेंजेस नहीं है, सेम डेफिनेशन है, वेरी इजी डेफिनेशन, यू ऑल कैन मेमोराइज इट इजीली, ठीक है। अब आप देखिए एक छोटा सा चेंज जो इन्होंने किया है सभी डेफिनेशंस में, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी बिकॉज इट इज अ वेरी माइनर थिंग, बट यू शुड नो। डिनोट्स जो वर्ड है उसको चेंज करके मीन्स लगा दिया गया है अब यहाँ पर, ठीक है, सभी डेफिनेशन में। तो आप वो देख लीजिए, इट इज नॉट अ बिग चेंज बट इन्होंने किया है, सो इट वॉज माई ड्यूटी टू टेल यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 3 में चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है, विच मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब ये न्यू डेफिनेशन है, ये हमारे आईपीसी में थी ही नहीं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। सो गाइस, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज सेक्शन 2 सब क्लॉज 4 ऑफ BNS विच टॉक्स अबाउट काउंटरफीट। ओके, काउंटरफीट की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it
to be likely that the deception will thereby be practiced. ठीक है, सेम डेफिनेशन, कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन है. इज जस्ट दैट जो हमारी काउंटरफीट की डेफिनेशन है इट वाज गिवन इन सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी. ठीक है, यहाँ पर ये बात कर रहा है, डेफिनेशन हमारी बोलती है कि काउंटरफीट जो है उसका मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को कॉपी करता है, रिजेंबल करके कोई ऐसी दूसरी चीज बनाता है जिससे ऐसा सामने वाले को धोखा लग सकता है कि वो वही चीज है. फॉर एग्जाम्पल काउंटरफीट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो एक रियल कॉइन और काउंटरफीट कॉइन में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक आम इंसान के, बिकॉज वी even though we use coins on our daily basis we do not know the specifications. कोई अगर ध्यान से ना देखे तो उसे नहीं पता चलेगा ऊपर ऊपर तरीके से. ठीक है, तो और वो हम काउंटरफीट कॉइन्स अगर यूज करवा रहे हैं किसी से, तो यहाँ पर अब दो चीजें बोली गई, आप देखिए ध्यान से. पहली चीज ये कही गई है कि टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, यानी कि वो खुद कर रहा है, खुद प्रैक्टिस कर रहा है कि वो खुद धोखा देना चाहता है किसी को. दूसरी चीज ये हो गई और नोइंग इट लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी कॉज्ड, यानी कि वो शायद खुद नहीं कर रहा है, वो किसी से करवा रहा है और हमें उसे पता है ये चीज कि वो धोखा दिया जा सकता है, तो इवन दैट पर्सन विल बी लायबल एंड दिस इज नोन एज काउंटरफीट. ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 हमारी कह रही है इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा सेम दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हैं और वहां पर फिर डिसेप्शन अगर कॉज हो सकती है. अगर कोई इंसान ऐसे एक झलक में देखे तो उसे लग सकता है कि दोनों चीज सेम है, तो इवन दैट मीन्स कि काउंटरफीटिंग हुई है. ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन टॉक्स अबाउट व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल another thing, the resemblance is such that the person might be deceived thereby. It shall be presumed until the contrary is proved that the person so caused one thing to resemble the other thing intended by the means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that the deception would thereby be practiced. ठीक है, यहाँ पर जो हमारी सेकेंड एक्सप्लेनेशन है वो ये कह रही है कि अगर जब तक ये कॉन्ट्रेरीली प्रूव नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका कोई कॉन्ट्रेडिक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है कि दिस थिंग विल नॉट कॉज डिसेप्शन बाय बिकॉज ऑफ दिस रीजन. ठीक है, ये कॉइन जो है इसको हम काउंटरफीट कॉइन नहीं बोल सकते. बाय बिकॉज शायद ये सिल्वर कलर का नहीं है जैसे यूजुअली कॉइन होता है. ठीक है, मे बी इट इज ऑफ येलो कलर और अनदर कलर. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है जिससे हम ऑन द फेस ऑफ इट बोल सकते हैं, या जो पर्सन है जिस पर काउंटरफीटिंग का चार्ज लगा है अगर वो प्रूव कर सकता है या उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है कि जी नहीं ये काउंटरफीट नहीं है क्योंकि ऐसा ऐसा देखने में पता चल रहा है हमें या कुछ, ओनली देन वी कैन कंसिडर कि काउंटरफीटिंग नहीं हुई है. अदरवाइज हमारा जो एक इनिशियल कोर्ट लेके चलेगा वो यही लेके चलेगा कि यहाँ पर काउंटरफीटिंग हुई है. ठीक है, so now moving on to our next. so guys जो हमारी next definition है it is court. ठीक है, 2.5 में कोर्ट दिया गया है. हमारा जो सेक्शन 20 था आईपीसी का उसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस दिया गया था, उसको चेंज करके अब सिर्फ कोर्ट पर सीमित हैं हम. इस डेफिनेशन में सेम चीजें लिखी गई हैं, कोई चेंजेस नहीं है. मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस हु जजेस which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. Basically हम जज को, हम एक पर्सन को जज तब बोलते हैं, एक कोर्ट जो होता है उसकी डेफिनेशन में ये है कि मीन्स अ जज हु इज बेसिकली जज इज कोर्ट वी कैन से. ठीक है, तो जहां पर भी जज बैठ गया है वो वहां पर कोर्ट हो गई है. जरूरी नहीं है कि कोर्ट प्रेमाइसेस को ही में ही जज बैठे तो उसी को कोर्ट बोलेंगे. अगर जज का मन है पेड़ के नीचे बैठ के कोर्ट लगानी है और वहां पर वो कोर्ट लगा रहा है तो इवन दैट इज नोन एज कि वहां पर कोर्ट है, इट इज अ कोर्ट. ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट कि वो जो जज है वो लॉफुली अलाउड होना चाहिए, इस चीज के लिए एम्पावर्ड होना चाहिए कि ही और शी कैन एक्ट जुडिशियली. ओके, सो चाहे वो अकेले हो चाहे वो बॉडी ऑफ जजेस हो. सो यहाँ पर बॉडी ऑफ जजेस को हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल एक बेंच बैठी है जिसमें 3 जजेस हैं, 2 जजेस हैं जैसे कि हम सुनते हैं ना, इवन दैट इज कोर्ट. ओके,
इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ एक ही बंदा बैठा हो, सॉरी एक ही जज बैठे हो, वहां पर 3 अगर जजेस बैठे हैं और बेंच है वहां पर, इवन दैट इज कोर्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस को हटाकर इन्होंने सिर्फ कोर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, अगर आप लोग, और प्रीलिम्स में क्या कहीं पर भी आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द माइनर थिंग्स विच यू नीड टू नो। ओके, नाउ हमारा जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है, इट टॉक्स अबाउट डेथ, ठीक है। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ठीक है। बेसिकली डेथ कौन है, डेथ किसकी हम मानेंगे, एक एनिमल की डेथ को हम यहाँ पर आईपीसी में बीएनएस में नहीं डील करते, ओनली ह्यूमन बीइंग्स की डेथ को हम यहाँ पर डील करते हैं। एंड डेथ और इसकी जो डेफिनेशन है आईपीसी और बीएनएस में, इट वाज सेम, सेक्शन 46 में डेथ वाज गिवन, और हमारे बीएनएस के सेक्शन 2 सब क्लॉज सबसेक्शन 6 में इट इज गिवन। ओके, now next we'll talk about the definition of dishonesty, which is given under section 2 clause 7. Okay, it means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, ठीक है। यहाँ और है, एंड नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और था कि एंड था, एंड वाले में आपने टिक नहीं लगा के आना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक काम भी हुआ है, यू आर लायबल फॉर डिसऑनेस्टी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो, कि रॉन्गफुल गेन भी हो रहा हो, रॉन्गफुल लॉस भी हो। तो अगर और है, यानी कि अगर कोई एक चीज है, तो इवन देन यू विल बी लायबल, ठीक है। डेफिनेशन में आप देखें आईपीसी में 24 सेक्शन में गिवन था हमारा डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intention था वहां पर, whoever को हटा दिया गया है, means doing anything with the intention लाया गया है, और बाकी कोई चेंज नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो there is no change at all in the definition. Okay, now moving on to our next definition. So guys, जो हमारी next definition है, it talks about document, ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में गिवन है, सबसेक्शन 2 में सबसेक्शन 8 में गिवन है हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, which means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, and include electronic and digital records intended to be used or which may be used as evidence for the matter, ठीक है। यहाँ पर जो डेफिनेशन है, इट इज द सेम डेफिनेशन, बस यहाँ पर क्या किया गया है, इन्होंने आईपीसी में से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की अलग से डेफिनेशन गिवन थी 29A में, उसको चेंज कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स को यहीं पर मिला दिया है हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर, ठीक है। हमारी जो एक्सप्लेनेशन है, इफ यू वांट, वेट आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन आल्सो। सो डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस्ड है या फिर डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी एक सब्सटेंस आप बोल लीजिए, चाहे पत्थर पे लिखा है, इवन दैट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी चीज अगर लिखी गई है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और मोर देन दोज मीन्स, किसी भी वे से अगर आपको कोई चीज कम्युनिकेट हो रही है, बेसिकली आप ये समझ जाइए, दैट इज नोन एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो कहीं पर भी लिखित है, वो कहीं पर दीवार पे लिख दो, इवन दैट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। पत्थर पे लिख दो, दैट इज डॉक्यूमेंट। आपने देखा होगा मॉन्यूमेंट्स में हम पुराने जाते थे, वहां पर लिखा होता था दीवारों पे, ठीक है, इवन दैट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेटर्स हो गए, फिगर्स हो गए, मार्क्स हो गए, ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से व्हाट्सएप पे मैसेजेस जा रहे हैं, इवन यू नो मैं जो ये चीज बोल रही हूँ आपको, इवन दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। तो इवन दिस रिकॉर्डिंग इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती है, हम आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 सेज it is immaterial by what means or upon what substance the letter, figure or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in the court or not, ठीक है। सो बेसिकली हमारी एक्सप्लेनेशन कह रही है कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जो चीज लिखी गई है या फिर वो जो रिकॉर्डिंग है, दैट हैज टू बी यूज्ड इन द कोर्ट एज एविडेंस, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप मॉन्यूमेंट्स पे देखिए, वहां पर लिखा होता है फलाना फलाना लव्स
दिस पर्सन, ठीक है, हार्ट बना दिया, दैट इज नेवर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्ट, राइट। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि वो जो उसका कोई फोटोग्राफ लेके आएगा या फिर है ना उसको कोई एज अ एविडेंस यूज करेगा हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इवन if it is not intended to be used in the court of law, even then it is a document। ये हमारी explanation 1 कह रही है, and it is the same definition which was given under IPC, ठीक है। सिर्फ कोर्ट की जगह कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया था उसमें, और हमारे यहाँ पे सिर्फ कोर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन हम देखें तो इलस्ट्रेशन में ABC में डिवाइड कर दिया गया इलस्ट्रेशन को, ठीक है। एंड आई थिंक एक इलस्ट्रेशन हटाई गई है, विल सी, नो आई डोंट थिंक सो, कोई इलस्ट्रेशन नहीं हटाई गई है। सो फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो कोई भी राइटिंग जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को बताती है, इवन दैट जो कि कोर्ट में यूज की जा सकती है एज एविडेंस, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इन इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक जो चेक है वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अ मैप और अ प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस इज अ डॉक्यूमेंट, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था ये हमारा डेफिनेशन। चलिए हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज ओके, सो हमारा इसका एक्सप्लेनेशन 2 भी है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 का हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। इट सेज व्हाट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूसेज shall be deemed to be expressed by such letters, figures, remarks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. Now what does it say? So it basically means कि जो हमारा मटेरियल जो एक्सप्रेस्ड है ऑन एनी बाय मींस ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट इज लेटर्स, फिगर और मार्क्स, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्टिकुलर चीज कोई भी चीज जो कि एक डॉक्यूमेंट पे लिखी गई है या एक्सप्रेस करी गई है, हम उसको इस सेक्शन के अंदर एज इट इज कंस्ट्रू करेंगे, ठीक है, चाहे एक्चुअल में उसका सेम मीनिंग हो या ना। समझ रहे हैं आप? बेसिकली जो हमारा वी विल टेक एज इट इज, वी विल टेक द वर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज इट इज, चाहे एक्चुअल में उसका कुछ और ही मीनिंग क्यों ना हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, अब देखिए हमारा जो सेक्शन 29A है उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करी गई थी, विच इज यू नो इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट अ सेक्शन 2 सब क्लॉज सबसेक्शन 9 which talks about fraudulently, ठीक है। Fraudulently basically means doing anything with the intention to defraud but not the otherwise, ठीक है। सेम डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 25 में गिवन थी IPC की, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक इंसान जो कि कोई ऐसा काम करता है जिससे उसकी इंटेंशन झलकाती है कि वो जो उसकी जो इंटेंशन है दैट इज टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, तो वहां पर भी दैट मीन्स फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है विच इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 विच टॉक्स अबाउट जेंडर। जेंडर हमारा सेक्शन 8 में दिया गया था IPC के। जो हमारी जेंडर की डेफिनेशन है इसमें एक न्यू वर्ड यूज किया इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज ट्रांसजेंडर। अब यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया है, ओके। सो बेसिकली जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, ठीक है। पहले जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ ही और फॉर मेल एंड मतलब ही यूज किया गया था फॉर मेल एंड फीमेल, और यहाँ पर हमारा ही जो है इट इज यूज फॉर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सबके लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर को शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड इन क्लॉज K ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, okay. Now moving on to a next definition which is section 2 subclause subsection 11, sorry, that is good faith, ठीक है। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care or attention and attention, ठीक है। Same definition, कोई changes नहीं है definition में, with due
केयर एंड अटेंशन को याद रखना है आपने। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। 52 में थी हमारी ये आईपीसी की, और अब ये हमारे बीएनएस के सेक्शन 2 क्लॉज 11 में है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो बीएनएस है वो ये कहता है। हमारा सेक्शन 17 डिफाइन करता था आईपीसी का गवर्नमेंट को। इट इज द सेम थिंग, बस वहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है उसको चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है हार्बर। हार्बर इंक्लूड्स supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, or means of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind or those enumerated under this clause, or not to evade apprehension. Basically यहाँ पर ये बात कर रहा है किसी भी एक पर्सन को जो कि पर्सन जो है एक भगौड़ा हो सकता है, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। जो भी एक पर्सन जो कि क्राइम करके भागा या फिर कुछ भी ऐसा है, या जिसको जो शक के उसमें और जिसको पुलिस पकड़ना चाहती है, तो उस पर्सन को अगर हम किसी भी टाइप का शेल्टर देते, किसी भी टाइप की उसकी मदद करते हैं, ठीक है, नोइंग कि वो एक पर्सन है जिसको पुलिस ढूंढ रही है, तो उस केस में इस चीज को हार्बर कहते हैं, ठीक है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। मनी दो, शेल्टर दो, फूड दो, आर्म्स दो, ठीक है, कुछ भी दो, उसको अपनी गाड़ी दे दो भागने के लिए, एनीथिंग एनीथिंग एट ऑल, वो सब कुछ हार्बर के उसमें आएगा, ठीक है। पहले जो हमारी डेफिनेशन थी आईपीसी की वो थी 52A में हार्बर की, ठीक है। हार्बर में एक लाइन थी, आप देखिए जो अंडरलाइन कर रखी है, एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 एंड in section 130 in case in which the harbor is given by wife or husband of the person harbored, उनको नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया उन लोगों को, यानी कि अब अगर कोई एक हस्बैंड भगोड़ा हो रखा है और उसको वाइफ जो है वो शेल्टर दे रही है, या फिर एक वाइफ ने कोई क्राइम किया और हस्बैंड शेल्टर दे रहा है, किसी भी तरह से मदद कर रहा है, इवन दैट इज अंडर हार्बर, ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन। So our next definition talks about injury. Injury 214 में गिवन है, आईपीसी के सेक्शन 44 में गिवन थी, ठीक है। मीन्स को हटा के डिनोट्स कर दिया गया है, एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। किसी भी पर्सन की अगर बॉडी, माइंड या फिर रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी को हार्म किया गया है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर इंजरी, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट section, which is section 2 subsection 15, which talks about illegal and legally bound to do, ठीक है। ये हमारे section 43 में थी आईपीसी की, ठीक है। The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes a ground for civil action, and a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज बोल रहा है, इलीगल जो वर्ड है उसको वहां यूज किया जाएगा जहां पर कोई भी एक ऑफेंस वो कर रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस लॉ, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि एक सिविल एक्ट के अंडर भी पनिशेबल है, ठीक है। और लीगली बाउंड टू डू जो है वो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्सन जिसकी लीगल ड्यूटी है टू डू सम एक्ट और वो नहीं करता है वहां पर, तो और वो ओमिट करता है उस एक्ट को, तो उसको भी यहाँ पर बोला जाएगा कि उसने एक इलीगल एक्ट किया है। समझ रहे हैं आप? देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो आगे आएगा, मान लीजिए जेलर है एक, ठीक है, एंड ही इज सपोज टू प्रोवाइड फूड, टाइम टू टाइम फूड एंड केयर टू द ऑफेंडर्स और ऑफ द प्रिजनर्स जो कि वो वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर वो नहीं देते हैं, उसकी ड्यूटी है उनकी केयर करना उन प्रिजनर्स की, ठीक है, वो नहीं करते हैं, वो नहीं देते हैं खाना उनको टाइम पर, और वहां पर किसी एक प्रिजनर की डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टार्वेशन, ठीक है, वो भूख की वजह से मर जाता है। तो उस केस में जो है वो जो जेलर था उसने एक ऑफेंस किया है। क्यों? क्योंकि ही वॉज लीगली बाउंड टू गिव फूड, केयर टू द टेक केयर ऑफ द प्रिजनर्स, बस उसने नहीं किया, एंड तो उसकी वजह से उसने एक इलीगल एक्ट किया है और वहां पर उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है।
नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डेफिनेशन. सो गाइस हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में जज. जज मीन्स a person who is officially designated as judge and includes a person, number one, who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or judgment which is, if so not appealed against, would be definitive, or a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive. So basically यहाँ पर जो आपको ये याद करने वाली चीज है वो ये है कि कोई भी एक person who is empowered to give a definitive judgment. Definitive judgment मतलब क्या? Definitive judgment का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कोई मुद्दा एक कोर्ट में लेके गए हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइवोर्स करवाना है, और वो जो पर्सन है जो जिसके सामने आप अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, ही इज लीगली बाउंड टू एम्पावर्ड टू गिव अ जजमेंट कि ठीक है अब आपका डाइवोर्स हो गया. अब अगर उस पर्सन ने बोल दिया, यानी कि जज ने अगर बोल दिया है कि आपका डाइवोर्स हो गया, तो दैट इज अ डेफिनेटिव जजमेंट, यानी कि अब आपका इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है, फॉर एवरीवन डाइवोर्स हो चुका है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज अ डेफिनेटिव जजमेंट. अब आप उसको मान लीजिए अपील करते हैं हायर कोर्ट में कि ये गलत ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, गलत जजमेंट दी गई थी, हमें ये करना है, और जो एपेलेट कोर्ट है आपका वो भी ये चीज बोल देता है कि नहीं, जो लोअर कोर्ट ने बोला था कि हाँ आपका डाइवोर्स जो है वो इट इज वैलिड डाइवोर्स, तो वहां पर वो भी डेफिनेटिव हो गया. ठीक है, तो वो भी एक मतलब इन द आइज ऑफ लॉ सबके लिए ये चीज जो है आज से मानी जाएगी. बेसिकली आज से इसको हम कंसिडर करेंगे इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, नाउ यू गाइज आर डाइवोर्स. तो ये चीज जो है, जो एक डेफिनेटिव, जो एक बेसिकली एक यू नो एक ठप्पा लगा देती है कि नाउ आज के बाद ये ऐसी सिचुएशन है, तो दैट इज नोन एज अ पर्सन जिसको हमने पावर हम आई मीन गवर्नमेंट ने पावर दे रखी है कि नाउ ऑफिशियली यू आर अ जज एंड यू कैन गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट. दैट पर्सन इज नोन एज अ जज. ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड जो हमारा है वो कह रहा है हु इज वन ऑफ अ बॉडी और पर्सन, विच बॉडी ऑफ अ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट. ठीक है, कोई एक बॉडी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन हो जज. ठीक है, कोई एक बॉडी भी हो सकती है जिसको एम्पावर कर रखा है, बॉडी ऑफ पर्संस जिसको एम्पावर कर रखा है ऑफिशियली टू गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट. ठीक है, इलस्ट्रेशन में अब आप देखिए जो हमारी आईपीसी में गिवन था ये सब कुछ, इसको डिवाइड करके 2 पार्ट्स में कर दिया गया था, और इलस्ट्रेशन जो थी वो सारी इलस्ट्रेशंस को हटा दिया गया है और सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रखी है. अ मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक जो हमारी इलस्ट्रेशन बी थी फ्रॉम आईपीसी उसको रखा गया है और बाकी सबको हटा दिया गया है. तो now moving on to our next definition, which is life. Life means the life of a human being unless the contrary appears from the context. ठीक है, सेम डेफिनेशन थी हमारी आईपीसी में भी. आईपीसी में सेक्शन 45 में गिवन थी ये, और बीएनएस में हमारे 2+17 में गिवन है. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज लोकल लॉ. लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इंडिया. कोई भी एक लॉ जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में लागू होता है उसे हम लोकल लॉ कहते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन 42 में दी गई थी आईपीसी के. और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 19 विच टॉक्स अबाउट मैन. ठीक है, मैन मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. ठीक है, जो हमारे सेक्शन 10 था इट यूज टू टॉक अबाउट मैन एंड वुमेन बोथ, बट यहाँ पर बाइफरकेट कर दिया उन दोनों को और सिर्फ मैन की डेफिनेशन दी गई है पहले. 10 में हमारा सेक्शन जो 10 था आईपीसी का उसमें मैन और वुमेन दोनों की बात करी गई थी. ठीक है, सेम डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट हमारी है 2 क्लॉज 20 विच टॉक्स अबाउट मंथ एंड ईयर. ठीक है, wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to Gregorian calendar. ठीक है, पहले हमने ये वर्ड ब्रिटिश कैलेंडर यूज किया गया था, अब ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया गया है. ग्रेगोरियन
calendar is the same calendar which we use in our homes. ठीक है. So guys, I really hope you like this video. हमने आज सिर्फ 2 clause 20 तक की definitions को deal किया है, बाकी की definitions को हम part 2 में deal करेंगे. And I hope ये जो bifurcation वाला है IPC और BNS का, it is making easy for you guys to study these subjects, both of them simultaneously. So keep watching my videos, and thank you so much for giving so much love, and thank you. All the best. See you in the next video.